हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं अपना संविधान, भारत का संविधान, आपका संविधान, हमारा संविधान, मतलब पूरे नागरिक, देश के नागरिक का संविधान। पढ़ रहे होंगे कि हम लोग कैसे सभा बैठती है, प्रस्तावना क्या था भारत का, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, 6 में 2 हम लोग ने क्लियर कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से। तो आज हमने सोचा पढ़ेंगे तो सारा अनुच्छेद वाइज, एक भी अनुच्छेद नहीं छोड़ने वाले हैं। अनुच्छेद के अंदर खंड भी जो आते हैं उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे सारे एग्जाम्स को, यूपीएससी तक के, पीसीएस तक के एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब वहाँ पे जितने भी लेवल तक के एग्जाम्स होते हैं हमारे भारत में, सबके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा यह संविधान जो स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग देखना ना भूलें। बस उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सोचे कि बीच में अनुसूची क्यों ना पढ़ लिया जाए। कितनी अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में, कितने भाग हैं। भाग तो आपको पता होगा 22 भाग हैं। 22 भाग में 3 भाग तक हम लोग अपना रास्ता तय कर लिए हैं, लगभग तय हो गया है 3 भाग तक। हम लोग आज अनुसूची पूरा खत्म कर देते हैं। अनुसूची कैसे बनी, कितनी मूल अनुसूचियाँ थी जब हमारा संविधान बैठा। 6 दिसंबर 1947, फिर 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, इस तरह 3 कड़ियाँ याद करेंगे आप लोग। वैसे तो बहुत सारे सभाएं बैठने के बाद हमारा संविधान सुसंगठित तौर पे बन सका। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान अंगीकृत होता है। इसके बाद आपको पता होगा कि पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था 1930 में। बस उसी को यादगार बनाने के लिए हम लोग ने 1950 में 26 जनवरी 1950 को उसको यादगार बनाने के लिए अपना संविधान पूरी तरीके से देश को समर्पित कर देते हैं। बस दोस्त, बस उस दिन से हम लोग एक तौर तरीके सीखने लगे, मतलब एक तौर तरीके से जीने लगे, नियम कानून से बंध गए। हमारा संविधान हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारा संविधान लचीला ही नहीं बल्कि कठोर भी है, थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमारे कानून को ढीला कर देती हैं और कुछ कठोर भी हैं। तो इस वजह से दोनों तरीके से माना जाता है। हमारा कानून कैसा, हमारा संविधान कैसा है, तो बोलेंगे लचीला और कठोर। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारा संविधान, हमारा देश है, और सबसे बड़ा संविधान भी हमारा संविधान है। हमारे संविधान की आधे से ज़्यादा आर्टिकल्स आपके 1935 अधिनियम से लिया गया है। 1935 के अधिनियम से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। हमारा संविधान उधार का डलिया कहा जाता है इसे, क्योंकि अलग अलग देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कभी। आज हम लोग देखते हैं आपका अनुसूची। अगर देखा जाए मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है मूल संविधान जब हमारा बन के तैयार हुआ था तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, तो बताएंगे 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, पूरा क्लियर कट तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे। आप लोग कॉपी पेस्ट करिए, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट, या फिर बिल्कुल शांत तरीके से ध्यान चित्त बनाकर आराम से सुनते चलिए। सारी चीज़ें याद होंगी, 100% याद होंगी। आप लोग देखते रहिए, याद भी हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम रिवीजन कराते चलेंगे। अब इस समय देखा जाए कितनी अनुसूची हैं, तो बताएंगे 12 अनुसूची हैं। ठीक है दोस्तों, 12 अनुसूचियों को जो लास्ट में 4 अनुसूचियाँ आती हैं उसको अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, अलग अलग समयों में जोड़ा जाता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, आप लोग बने रहिए बस। देखिए दोस्त, प्रथम अनुसूची है यह प्रथम अनुसूची में यह कहा गया है, इसके अंदर यह बातें रखी गई हैं, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे सर 29 राज्य 7 केंद्र शासित थे, अब हो गए 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। कैसे? आपको पता होगा अभी हाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, ठीक है। 5 दिसंबर 2019 के पहले वो एक राज्य हुआ करता था, ठीक है। उसको 5 दिसंबर 2019 यानी कि जिस दिन आपके वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है, आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताने वाले हैं, चलिए बता देते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को उसको पूर्ण 2 यूटी में बांट दिया जाता है, मतलब पूर्ण तरीके से 2 यूटी की मान्यता दे दी जाती है। किसको? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। इस वजह से हमारे अब 2 यूटी हो गए।
अब देखिएगा 7 थे, 9 यूटी हो गए, लेकिन बाद में फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिक्स कर दिया गया, जो आपके गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हैं, दोनों को मिक्स करके एक यूटी बना दिया गया। तो मिलाकर कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। 29 राज्य हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर को निकाले तो 28 राज्य बन गए। तो इस तरह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात किसमें की गई है, तो बताएंगे पहले अनुसूची में किया गया है, प्रथम अनुसूची में। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों द्वितीय अनुसूची। उच्च अधिकारियों के पद, वेतन और पेंशन की बातें की गई हैं। जैसे आपके राष्ट्रपति हो गए, पीएम हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, इतने लोग, मतलब कि जितने भी उच्च पद हैं। जैसे आपका न्यायाधीश हो गया, न्यायाधीश हो गए आपके, मतलब कि संवैधानिक जितने पद हैं, उच्च पद, सबके वेतन और भत्ते की बात किसमें किया गया है, तो बता देंगे उच्च अधिकारियों, द्वितीय अनुसूची में। इसको याद रखेंगे। अब एक चीज बताइए दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति या फिर केंद्र में जितने भी हमारे पदाधिकार हैं, बड़े बड़े पद हैं वाले हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनका वेतन कहाँ से मिलता है, तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 के पहले के थ्रू, अनुच्छेद 266 के पहले खंड के थ्रू इसको माना जाए, इसको क्या बोला जाता है, संचित निधि। संचित निधि दोस्तों, संचित निधि, इससे दिया जाता है, फंडिंग किया जाता है, इससे उन लोग का आय दिया जाता है, उन लोग को वेतन दिया जाता है। इसके बाद अगर यहीं पे 2 बना दें, 266 का 2 में क्या है, तो आप लोग बता देंगे 266 के 2 में लोक लेखा समिति, मतलब जितने भी यूपीएससी और पीसीएस इन सबसे अधिकारी बन के जाते हैं, उनको वेतन दिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और है जिसको आपको पता रहना चाहिए, बता देते हैं, हाथ लगे। 267 यह भी अनुच्छेद याद रखेंगे आप लोग। 267 के अंतर्गत यह बताया गया है कि आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि से बोला जाता है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। यहाँ पे अगर किसी देश में कोई चीज, कोई घटनाएं घट जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, किसी भी राज्य को, देश को नहीं दोस्त, हमारे अंदर, हमारे देश के राज्यों में कोई भी घटनाएं घट जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं, तो यहाँ से हम लोग वहाँ पे फंडिंग कर सकते हैं, उस राज्य को फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के सहमति से, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना चाहिए। पहले राष्ट्रपति से पूछेंगे, फिर आकस्मिक निधि से पैसा निकाल कर देंगे। यह सब जो पैसे होते हैं दोस्तों, वो हम ही लोग का होता है, टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं वही सब होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अनुसूची। देखिए अब तो ये देख लिए दूसरी अनुसूची में क्या बात किया गया है, उच्च पदाधिकारियों को वेतन, भत्ते, पेंशन, और पहले अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब जो तृतीय अनुसूची है, जैसे कि हम लोग कभी नौकरी लेने जाते हैं तो पहले वेतन पूछते हैं, फिर जाके उस पद पे ग्रहण करते हैं। तो बस इस तरह याद करिए थोड़ा सा, पहले वेतन की बात हो गई। अब दूसरे नंबर पर शपथ की बातें होंगी। जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं हमारे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि जितने भी लोग हैं उनके बारे में, उनके शपथ के बारे में किसमें बात किया गया है, तो बताएंगे तृतीय अनुसूची में। अच्छा दोस्तों, आप लोग इसमें यह बता सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को बताएंगे 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति को बताएंगे 4 लाख रुपए। इस समय फिलहाल में चेंज हुआ है उन लोग की आय, तो 5 लाख राष्ट्रपति का, 4 लाख उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख रुपए होता है। इस तरह अगर देखा जाता है तो राज्यपाल का 3.5 लाख दोस्तों, 3.5 लाख। अब यहाँ पे कुछ बातें हो जाती हैं जो कि विरोधाभास होती हैं। जैसे कि अगर कोई राज्यपाल, जैसे कि यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल बनाया गया। अब इनको वेतन कैसे मिलेगा, तो इनको वेतन एक राज्य नहीं देगा, दोनों राज्यों के सहमति से राष्ट्रपति तय करेगा इनको कितना वेतन देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेगा इतना ही, 3.5 लाख। अब इसी में दोनों आधा करके अपना देंगे। लेकिन इनको यह जब तक पद पे रहते हैं तब तक तो राज्य से इनको पैसे मिलते हैं, राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल प्रतिनिधित्व करता है केंद्र का राज्यों में, ठीक है ना। तो इनको जब तक यह राज्यपाल रहेंगे तब तक इनको राज्य से पैसा मिलेगा। लेकिन जब यह अपना इनका पद पूरा हो जाता है 5 साल का, तो इनको जो क्या मिलता है, इनका पेंशन, जो पेंशन मिलता है इनको केंद्र के संचित निधि से मिलता है, 266 के पहले अनुच्छेद से, ठीक है ना दोस्तों, उसमें लिखा गया है चीजें, तो आप लोग जानते होंगे। चलिए अगर और बताना है तो बता दीजिए, आरबीआई के गवर्नर का कितना वेतन होता है। चलिए अब बात करते हैं अनुसूची 4 का। देखते हैं, पहले में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन और पद का पेंशन, पद और पेंशन, तीसरे में शपथ के बारे में, चौथे अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में, जैसे किस राज्य में
कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, जैसे यूपी में 31 राज्यसभा की सीटें हैं, बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा की सीटें हैं, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में आपके 16 राज्यसभा की सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा की सीटें हैं। इस तरह देखा जाए तो आपका कर्नाटक में दोस्तों 12 राज्यसभा की सीटें हैं। इस तरह नेक्स्ट देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात में 11 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के, मतलब कि जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के आ जाते हैं, जैसे गोवा हो गया, गोवा के बाद आपका मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, और आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस सब में राज्यसभा की एक सीटें हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप जब पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे दोस्तों। एक एग्जाम के लिए नहीं, फॉर्म भरिए सारे एग्जाम का, क्योंकि इस समय कंडीशन ऐसा है कि हमको बस नौकरी चाहिए, कोई भी नौकरी मिल जाए एक पहले, फिर उसके बाद अपने मनचाहा नौकरी पाइए ना। अब ये मनचाहा का ही तैयारी करिए, लेकिन सारे एग्जाम्स भरिए, जो लो लेवल का है उसका भी भरिए, मतलब हमको नौकरी चाहिए आज का युग देखते हुए। ठीक है, चलिए चतुर्थ अनुसूची की बात हो गई, अब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। पांचवी अनुसूची दोस्तों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति और जातियां हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है, उनके रख रखाव, उनके नियम कानून, कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए, उस राज्य में क्या मुहैया कराया जाए, कितनी सुविधाएं मुहैया कराया जाए, सब कुछ किसमें बात किया गया है, पांचवी अनुसूची में। लेकिन ध्यान देंगे, पांचवी अनुसूची के बाद छठी अनुसूची आती है, उसमें केवल 4 राज्यों की बात कही गई है। यही SC ST को ही लेकर केवल 4 राज्यों में एक विशेष तौर पर उनको दर्जा दिया गया है, जैसे कि असम। अब देखिए क्रम से याद करिए, जैसे कि आपका यह नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पे असम है, इसी के जस्ट नीचे मेघालय है, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्रम से याद कर लेंगे। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों में रहने वाले SC ST कास्ट के बारे में, मतलब कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात किया गया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है। किसमें, तो बताएंगे छठी अनुसूची में। याद हुआ? याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहले अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित। दूसरी अनुसूची में उनके पद, मतलब कि उच्च पदाधिकारियों के पद, वेतन और पद, वेतन और पेंशन के बारे में बात किया गया है। तीसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बात किया गया है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के लेकर बात किया गया है। पांचवी अनुसूची में अपने देश में SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्यों के ST SC के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है। अब हम आ जाते हैं सातवीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट सातवीं अनुसूची। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है नीचे तो हम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ कानून बनाए जाते हैं, केंद्र अलग से कानून बनाता है, राज्य अलग कानून बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे बिल होते हैं, कुछ ऐसे हमारे कानून होते हैं जो दोनों की सहमति से बनाए जाते हैं। तो इस बात को लेकर बहुत दिनों तक बहस चलता रहा दोस्तों, लेकिन कनाडा के सरकार से हम लोग समवर्ती सूची ले लिए, जिस वजह से हमारा यह मसला हल हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। अब देखिए सातवीं अनुसूची में यह बातें कही गई हैं कि केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा होगा, वो भी 3 तरीकों से होगा, 3 भागों में बांटा जाएगा। कौन कौन से? पहला संघ सूची, जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, केवल उस पर राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची, इस पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, अगर राज्य चाहता है कि हमारे बिल पर, हमारे कानून पर, हमारे नियम कानून पर केंद्र अपना शासन चलाए, केंद्र को दे दे अगर, और राज्य अपना कोई कानून उठा के अगर केंद्र को दे दे, केंद्र इस पे हक जमाए, केंद्र इसको कानून के तौर पे चलाए, तो वो केंद्र ही देखेगा, राज्य के लेकिन सहमति पर। या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि केंद्र भी किसी विषय पर कानून बना दिया और राज्य भी किसी विषय पर कानून बना दिया, तो दोनों कानून दोनों कानून को नहीं माना जाएगा, केवल और केवल केंद्र के कानून को मान्यता दी जाएगी। इसको आप लोग नोट करेंगे अगर एक विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तब। अब देखिए संघ सूची में केंद्र के कानून के बारे में बात किया गया, इस पे केंद्र केवल कानून बनाएगा। कितने विषय पर? पहले तो 97 विषय था, 97 विषय थे, लेकिन बाद में इसे 100 विषय कर दिया गया, 100। इस समय 100 विषय पर केवल केंद्र, मतलब कि संघ कानून बनाएगा। अब इसमें राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाएगा। इसमें पहले 66 विषय थे दोस्तों, बस इसको घटाकर इस समय 61 मतलब कि 61 विषय कर दिया गया है। 61 पर केवल राज्य कानून बना सकता है। इसी तरह समवर्ती सूची है, जो दोनों के सहमति पर कानून बनते हैं। इसमें पहले 47 विषय थे, अब इस समय वर्तमान में देखा जाए तो 52 विषय हैं। आप लोग इसको नोट करेंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग समझते चलिए 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। अब 8वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है, और जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय केवल और केवल 14 भाषाएं थी। कितने दोस्तों? 14 लैंग्वेज थे। लेकिन बाद में कुछ संशोधन हुआ और जिस तरह हमारी जो भाषाएं थी वो बढ़कर 22 हो गई। इस तरह उर्दू पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिखेंगे। उर्दू को कब मान्यता दिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो बताएंगे 1989 को उर्दू भाषा को मान्यता दिया गया, क्योंकि उर्दू भाषा हमेशा चर्चा में रहता है। मुस्लिम भाई हमारे हमेशा चर्चा में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम विरोधाभास होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 1989 में मान्यता दिया गया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था दोस्तों, तो उस समय जो हमारे संविधान निर्मात्री थे, उन्होंने यह बोला था कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारा संविधान बन रहा है तो इंग्लिश में बन रहा है, लेकिन बाद में इसे हम लोग हिंदी में कर देंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी वासी हैं। लेकिन इस समय देखा जाए तो बहुत सारी भाषाएं, मतलब कि अगर हम लोग हिंदी में कर भी देते हैं तो दक्षिण भारत के लोग नहीं मान्यता देंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग विरोध करने लगेंगे, मुस्लिम भाई विरोध करने लगेंगे। इस तरह सब चीज़ें देखते हुए इंग्लिश अभी फिलहाल में है, और इंग्लिश और हिंदी मतलब स्थानीय भाषा में आप बोल सकते हैं वहाँ पे अपने संसद में, इसको याद रखेंगे। चलिए 8वीं अनुसूची की बात हो गई। अब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं पहले थी, कैसे 22 भाषाएं होंगी? कौन कौन से संशोधन हुए? तो आप लोग याद रखेंगे। पहला, देखिए ट्रिक से याद करवाएंगे इसको हम, ठीक से। पहला 21वां संशोधन, 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में इसको 21वें संशोधन में केवल सिंधी जोड़ा गया। कौन सा दोस्त? केवल सिंधी भाषा जोड़ी गई हमारे 8वीं अनुसूची में। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, 71वें नंबर का, 1992 में, याद रखेंगे 1992 में 71वें नंबर का होता है। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर से सुनिए, 71वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई। इस तरह 4 हो गया। बाद में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 91वें 2003 द्वारा इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। फिर से सुनिए, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये चारों भाषाएं जोड़ी गई। और इस तरह 4 भाषाएं यहाँ पे हो गई, 3 भाषाएं यहाँ पे, 1 भाषा यहाँ पे, 4 3 7 1 8, 14 + 8 22 भाषाएं हो जाती हैं टोटल। तो आप लोग याद रखेंगे वर्तमान में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं टोटल हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूमि सुधार कानून को लेकर यहाँ पे बात किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से बारे में बात करता है। जैसे संविधान में यह अनुसूची कब जोड़ी गई? तो याद रखिएगा 1951 में संविधान संशोधन द्वारा, मतलब पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, उसके थ्रू 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसमें भूमि सुधार कानून के लेकर बात किया गया है। इसके अंतर्गत संपत्ति को अधिग्रहित करने की विधियों का उल्लेख किया गया है, यह भी आप लोग नोट कर लेंगे। इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह भी नोट करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में आप लोग सुने होंगे कि इसके अंदर 9(1) और 9(2) जो भी 9(1) और 9(2) भी जोड़ा गया है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। 9(1) और 9(2) यह भी है इसके अंदर, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आप लोग लेकिन 9वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। जैसे हमारे संविधान में बहुत सारे लोग आए, जैसे कि वामन राव नाम होता, एक वामन राव आए थे जिन्होंने एक वाद दिया था 1981 में, वो भी संघ से रिलेटेड बात दिया था। और केशवानंद भारती बनाम केरल, इन्होंने भी कुछ संघ से रिलेटेड बात दिया था, जिसमें कि हमारा प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता था। एक बाद में संशोधन इन्होंने करने के लिए बोला। संशोधन इनके कारण जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने इनके बातों को देखते हुए, नज़र में लेते हुए संशोधन का एक तरीका हमारे प्रस्तावना को भी दे दिया, हक संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में। इस वजह से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान के प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। अब केशवानंद के इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी, बहुत लोग नाराज भी हुए, बहुत लोग मतलब खुश भी हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने यह बोला, जो भी संविधान संशोधन होगा, जो भी कानून बनेंगे, अगर हम लोग इस तरह 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, उसे हम लोग 9वीं अनुसूची में अगर डाल देते हैं, तो वह
पूरा उसको जो है केंद्र नहीं रद्द कर सकता, या फिर केंद्र ऐसा कानून बनाए जो कि बिल्कुल ठोस कानून हो। अगर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसको नहीं रद्द किया जा सकता, उसको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन हमारे संविधान के ढांचे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसको खारिज भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हमारे मौलिक अधिकार, हमारे जितने भी अधिकार हैं, जितने भी हमारे राइट हैं, किसी का भी हनन नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कानून बनेगा तब इसमें जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा हुआ था। तो एक और हुआ था, मिनर्वा मिल्स केस हुआ था 1980 में। इन्होंने कहा था कि हमारे प्रस्तावना में संशोधन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और बहुत सारी बातें किए थे संघ के बारे में, तो बस आप लोग इतना याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाता है दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोग को याद होगा कि हमारे इस समय सियासी मामले बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र में तख्ता पलट हुआ, उद्धव ठाकरे का INC में चले गए, मतलब कुछ हुआ, उस सब के बारे में चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी हुआ, आप लोग देख रहे हैं। जैसा कि पंजाब में भी इस समय हो रहा है, फिलहाल में आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, तो जो वहाँ का स्थानीय पार्टी है, स्थानीय पार्टी से जो इस समय कृषि मंत्री हैं वहाँ की, आप लोग जानते होंगे उनका नाम, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और NDA से उनकी पार्टी रिलेशन तोड़ ली। ठीक है, ये सब सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे CM कौन है बताएंगे, अमरिंदर सिंह। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दल बदल कानून किस संशोधन द्वारा लाया गया? किस संशोधन द्वारा लाया गया दल बदल कानून? तो आप बताएंगे 52वें संशोधन द्वारा 1985 में यह लाया गया। ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि अगर इसका मतलब यह हो गया दल बदल कानून यह इस वजह से लाया गया दोस्तों, क्योंकि पहले बीजेपी पार्टी, मान लीजिए बीजेपी पार्टी INC पार्टी है, बीजेपी पार्टी एक सीट से जीत गई। अब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या की, उस MP को, MLA को खरीद ली। खरीदने के बाद ये इसमें आ जाते हैं। अब इनकी पार्टी बन जाती है और इनकी पार्टी गिर जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। इसको 1985 में लाकर 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि अगर कोई ऐसा कंडीशन आता है कि इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वह MP के पद से, मतलब MP नहीं कहलाएंगे, फिर मतलब उनको फिर से चुनाव लड़के आना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें रखेंगे जिससे कि कुछ मामला संभला हुआ है। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित बातें हैं। आपको पता होगा 11वीं अनुसूची पंचायती राज से बातें करता है, पंचायती राज के बारे में बातें करता है। इसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 द्वारा इसे जोड़ा गया। इस 11वीं अनुसूची को आप लोग याद रखेंगे। इसमें 29 विषय हैं, मतलब 29 विषय पर राज्य कानून बना सकता है। राज्य के पंचायती, जो भी पंचायती स्थानीय पंचायत है, वो अपना कानून बना सकती है। जैसे कि 243 अनुच्छेद 243 के अंदर केवल पंचायत के बारे में ही बातें होती हैं। उसके अंदर अगर देखा जाए अनुच्छेद A से लेकर O तक है, A B C D, अंतिम 243A 243B, मतलब कि 243 में केवल बात किया गया है कि परिभाषा को, पंचायत का परिभाषा क्या होगा, मतलब कि स्थानीय पंचायत की परिभाषा क्या होगी। इधर 243A में ग्राम सभा के बारे में बात किया गया, 243B में ग्राम पंचायतों का बनना कैसे बनेगा इसके बारे में बात किया गया। मतलब इस तरह O तक है, A B C D E F G H I J K L M N O। तो याद रखेंगे 15 अनुच्छेद आते हैं 243 के अंतर्गत खंड। ठीक है, इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, इस पे 29 विषय हैं, मतलब जैसे स्थानीय तालाब हो गया, स्थानीय मकान हो गया, किसी को निवास देना है, स्थानीय शौचालय हो गया, मतलब ये सब सारी चीजें की बात हो गई है, आपकी 29 विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे। अब 12वीं अनुसूची में दोस्तों शहरी क्षेत्र, मतलब कि जैसे यह था स्थानीय था, यह शहरी क्षेत्र है। इसमें पंचायत के बारे में बात हुआ था, इसमें नगर पालिका, शहरों में नगर पालिका होता है। उसके लिए यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है 1985 में। इसको याद रखेंगे, सॉरी 1985 में नहीं दोस्तों, 1993 में, 85 नहीं 1993 में जोड़ा जाता है। यह भी 1993 और यह भी 1993, दोनों 1993 में ही जोड़े जाते हैं। इसको याद रखेंगे आप। अब 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं तो आप बता देंगे 18 विषय हैं। ये विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करना ही है आपको। इसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें नगर नियोजन से बात किया गया है, नगर में कैसे कानून बनेंगे, क्या सारा कानून की व्यवस्था होगी। तो एक बार रिविजन करते हैं हम लोग। प्रथम अनुसूची 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात हुआ है। द्वितीय अनुसूची उच्च पदाधिकारियों के पद, वेतन और पेंशन की बातें की गई हैं। तृतीय अनुसूची
उच्च अधिकारियों के शपथ की बातें की गई हैं। शपथ ग्रहण कैसे होगा। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में बात किया गया है, जैसे कि यूपी में 31 सीटें हैं राज्यसभा की, बिहार में 16 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, वेस्ट बंगाल में 16 हैं। ठीक, इस तरह सारी बातें हैं, आप लोग इसको याद करेंगे। 5वीं अनुसूची SC/ST के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है, उनके प्रति जो सेवा भाव है, रवैया है सरकार का, उसके बारे में बात किया गया है ना। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ST और SC के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के शक्तियों को लेकर बंटवारे के बारे में बात किया गया है। जिस तरह संघ सूची में 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में जो कनाडा के सरकार से लिया गया है 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए, आप लोग याद रखेंगे। अब 8वीं सूची में पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं, जो कि 21, 71 और 92 संविधान संशोधन द्वारा लाया गया अलग अलग। अब देखिए 21 और 71 को जब जोड़ेंगे तो 92 आएगा। इस तरह आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से रिलेटेड है, आप लोग याद रखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लाया गया। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में लाया गया। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासन के बारे में बात करता है, इसको भी 1993 में ही लाया गया दोस्तों। यह 74वीं संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, याद रखेंगे। इसमें 29 विषय है, इसमें 18 विषय है। ठीक है दोस्तों, तो मजा आया होगा। आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरह, हमारा काम है पढ़ाना, आप लोग का काम है पढ़ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसके बाद आप लोग तैयारी करिए दोस्तों, जम के तैयारी करिए, शेयर करिए वीडियो को। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद जो लोग बने हैं। अगर वो लोग लास्ट तक बने हैं, उनको अच्छा लगा तो अपने भाइयों को बताएं, अपने फ्रेंड को बताएं कि यहाँ पे सारे क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, करंट के टॉपिक्स। इस समय NTPC का सोल्यूशन भी कराया जा रहा है, पेपर प्रीवियस ईयर का, आप लोग देखिए। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।